हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हमारा चैप्टर 2 का टाइटल है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे चैप्टर का टाइटल है उसमें दो वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। पहला वर्ड है पदार्थ, दूसरा वर्ड है शुद्ध। जैसे कि आपको पता होगा पदार्थ के बारे में हमने चैप्टर 1 में डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ पदार्थ होता क्या है। हमारे चारों ओर उपस्थित सारी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसको पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ होता है उसके दो गुण होते हैं। सबसे पहला एक तो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, दूसरा पदार्थ स्थान घेरता है। स्थान घेरने से मतलब उसका आयतन भी होता है। अब हम देखते हैं कि हम शुद्ध से क्या समझते हैं। हमारे जैसे किसी साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, यही होता है ना। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए शुद्ध का मतलब होता है कि कोई वस्तु एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी हो और उन सभी कणों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक प्रकृति होती है, वह सेम हो। अब हम देखते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। साधारण शब्दों में कहें तो किन्हीं दो चीज़ों को या किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसको मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण में एक से ज़्यादा शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर होगा मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। चलिए समांगी और विषमांगी को एक साधारण भाषा में समझते हैं। यदि हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में मिक्स करते हैं और वो एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है, जैसे कि जल में चीनी या जल में नमक, तो उस तरह का जो मिश्रण होता है हम उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और जब दो वस्तुएं आपस में मिक्स नहीं हो पाती, जैसे रेत में शक्कर डालेंगे तो आपस में मिक्स हो जाएगी लेकिन जो शक्कर अलग दिखेगी, रेत अलग दिखेगी, उस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। चलिए अब समांगी और विषमांगी मिश्रण को परिभाषा लिख के समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समांगी मिश्रण की। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा ही था, वही वाली चीज़ है। और समांगी मिश्रण में हमें दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है जो समांगी मिश्रण होते हैं वो अलग अलग संगठन रख सकते हैं। जैसे कि पानी में चीनी को घोलोगे, थोड़ी चीनी डालोगे तो थोड़ा मीठा होगा, ज़्यादा चीनी डालोगे तो ज़्यादा मीठा होगा। इसका मतलब ये है। अब देखते हैं विषमांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ अलग अलग रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था, शक्कर और बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी और विषमांगी को समझने के लिए हमारी किताब में एक क्रियाकलाप 2.1 दिया गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है पहले कक्षा को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, ABCD। फिर उसके बाद जो ग्रुप ए है उसको 50 ml जल और कॉपर सल्फेट का पाउडर देना है, बी को 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर देना है। और जो तीसरा वाला ग्रुप है उसको कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, और जो चौथा वाला ग्रुप डी है उसको भी सेम देना है लेकिन उसकी क्वांटिटी अलग होनी चाहिए। जब ये चारों ग्रुप उन वस्तुओं को आपस में मिक्स करेंगे या उनका मिश्रण तैयार करेंगे तो क्या क्या उनमें परिवर्तन होगा, चलिए देखते हैं। ग्रुप ए और बी को जो मिश्रण मिलेगा उनकी बनावट सेम होगी और इस तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसा कि हमें पता ही है। और जो हमारे ग्रुप सी और डी थे वो जो मिश्रण प्राप्त करते हैं उनमें जो दोनों वस्तुएं हैं वो भौतिक दृष्टि से अलग अलग हैं, मतलब उनको हाथ से अलग अलग कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। इस तरह का जो मिश्रण होता है उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जो हमारा क्रियाकलाप 2.2 है हम उसको बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी से आपको समझ में आ गया होगा कि दो वस्तुएं परस्पर पूरी तरीके से घुल जाती है या मिश्रित हो जाती है। जैसा कि दैनिक जीवन में आपने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, जैसे नींबू पानी हो गया, सोडा पानी हो गया, आदि विलयन के उदाहरण हैं। क्योंकि उसमें जो नींबू होता है और पानी होता है आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं होता है ना कि नींबू पानी बनने के बाद पानी में आपको नींबू की बूंदें दिखाई दें? अगर ऐसा होता तो हम उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जो विलयन होते हैं उनके कणों में समांगिकता होती है। अब हम देखते हैं समांगिकता क्या होती है। इसको हम एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं। जो हमारा नींबू पानी होता है उसका स्वाद होता है सदैव सेम रहता है। सदैव से मतलब है उस नींबू पानी में जैसे ऊपर वाले जो एरिया है उसका, उसमें भी वही टेस्ट होगा जो उसके नीचे वाले एरिया में है या बीच वाले एरिया में है। जैसा कि हमारी किताब में दिया है मिश्र धातु है, तो चलिए हम इनको देखते हैं।
जो मिश्र धातु होती है वो भी समांगी मिश्रण ही होते हैं, जिन्हें किसी भौतिक क्रिया द्वारा अलग अलग अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। जब समांगी मिश्रण होता है तो इनको विलयन माना जाना चाहिए, लेकिन इनको मिश्रण माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिश्र धातु होती है ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए जैसे पीतल 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर बनी होती है, तो पीतल जिंक और कॉपर दोनों के गुणों को दर्शाती है, इसलिए मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। अब चलिए दो नए वर्ड और जानते हैं, पहला विलायक, दूसरा विलेय। तो पहले हम जानते हैं विलायक क्या होता है। विलायक किसी विलयन का वह घटक होता है जो मात्रा में ज़्यादा होता है और दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है या घोलता है, उसको विलायक कहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो जो घोलने का काम करता है उसको विलायक कहते हैं। अब हम जानते हैं विलेय क्या होता है। किसी विलयन का वह भाग जो मात्रा में कम होता है और विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। इसको भी सिंपल शब्दों में कहे तो जो घुलने का काम करता है उसको विलेय कहते हैं। हमारी किताब में विलायक और विलेय को समझने के लिए हमें 4-5 उदाहरण दिए गए हैं। चलिए उनको बारी बारी से देखते हैं। पहला, चीनी और जल का विलयन जो होता है उसमें जल विलायक का काम करता है और चीनी घुलने का काम करती है, मतलब वो विलेय होती है। दूसरा, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है इसको टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो एल्कोहल होता है वो विलायक का काम करता है, मतलब एल्कोहल आयोडीन को घोलता है, आयोडीन को घोलता है मतलब आयोडीन विलेय हो गया और एल्कोहल विलायक हो गया। तीसरा, किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें जल विलायक का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें विलेय का काम करती है, मतलब जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। चौथा, वायु गैस में गैस का विलयन। जैसा कि आपको पता ही होगा हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, तो नाइट्रोजन को दूसरी गैसों का विलायक कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं विलयन के गुण। विलयन क्या क्या गुण दर्शाता है। नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, जैसा कि हमने परिभाषा में ही देख लिया था। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दूसरा, जो विलयन के कण होते हैं वो व्यास में 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। और तीसरा, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आपको पता होना चाहिए कि विलयन में प्रकाश का मार्ग क्यों नहीं दिखाई देता है। विलयन का चौथा गुण, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात जो विलयन होता है वह स्थायी होता है। क्या आप नींबू पानी में से पानी, नींबू, शक्कर को अलग अलग कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा हम नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा विलयन होता है वह स्थायी होता है। अब हम देखने वाले हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता से हम क्या समझते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर जल में हम 100 ग्राम नमक को घोलते हैं, तो जो घुला हुआ नमक है उसकी जो मात्रा होगी उसको हम विलयन की सांद्रता कहेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखने वाली है, या वो नॉर्मल कह सकते हैं उसको, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। ये आप सभी को पता होगा। जैसे इसको एक उदाहरण की सहायता समझते हैं। हम एक गिलास में पानी भरते हैं, उसमें धीरे धीरे नमक घोलना स्टार्ट करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो उस गिलास में जितना मैक्सिमम नमक घुल सकता है हम उसको विलयन की क्षमता कहेंगे। अब हम यहाँ से 2 चीज़ें और जानेंगे, संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। पहले हम जानते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। किसी दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो जैसे हमने अभी उदाहरण देखा था कि एक गिलास में कितना नमक मैक्सिमम घुल सकता है, तो मैक्सिमम स्थिति पर पहुंचने के बाद उसमें कोई एक्स्ट्रा नमक नहीं घुल सकता है, तो जो वो स्थिति होती है उसको संतृप्त विलयन कहते हैं, कि मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा घुल नहीं सकता है। अब हम देखते हैं असंतृप्त विलयन क्या होता है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो एक विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुलना चाहिए उससे कम घुला हुआ है, उसमें और ज़्यादा घुल सकता है, तो उसको ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ से हम एक और पॉइंट जानते हैं, विलयन की घुलनशीलता क्या होती है। संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा घुलनशीलता कहलाती है, मतलब विलेय पदार्थ की मैक्सिमम क्वांटिटी जो किसी विलयन में घुल सकती है उसको उसकी घुलनशीलता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हमारी किताब में 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। पहला, जब विलेय और विलयन का द्रव्यमान दिया गया हो
तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। दूसरा वाला हम तब यूज़ करेंगे तब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया हो और विलयन का आयतन दिया गया हो, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन टू 100। और जो तीसरा फॉर्मूला है वह हम तब यूज़ करेंगे जब विलेय का आयतन और विलयन का आयतन दिया गया हो, तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। जैसा कि हमारी किताब में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। इस क्वेश्चन में हमें नमक का द्रव्यमान दिया गया है जो विलेय पदार्थ है और जल का द्रव्यमान दिया गया है जो कि विलायक है। तो हम विलेय और विलायक के द्रव्यमान से पहले तो विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। वो करने के लिए हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर कर रखा है। 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम को जोड़ेंगे तो 360 ग्राम ये विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा। फिर हमारे पास फॉर्मूला है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो फॉर्मूला में रखने पर हमारे पास 11.1% विलयन की सांद्रता निकल के आ जाती है। चलिए अब हम देखते हैं निलंबन क्या होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक बीकर में पानी लेकर उसमें हम चौक का जो चूर्ण होता है उसको घोलेंगे। चौक का पाउडर पानी में नहीं घुलता है, जो उसके कण होते हैं वो परिक्षेपित हो जाते हैं जैसा, और उन्हें आंखों से भी देखा जा सकता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और जब हम थोड़ी देर के लिए इस मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं तो जो चौक के पाउडर होता है वो जल के बॉटम में आकर बैठ जाता है। इस प्रयोग की सहायता से हम निलंबन के गुणधर्म लिख सकते हैं, जैसे कि पहला, ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तीसरा, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। आप खुद करके देख सकते हैं, इसमें एक टॉर्च लगाएंगे तो जो लाइट होगी वो फैल जाएगी। और चौथा, जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको। अर्थात निलंबन जो होता है अस्थायी होता है और कुछ छान कर इन कणों को अलग अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले कोलॉइडल विलयन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। फिर से वही एक बीकर लेंगे, उसमें 50 ml जल लेंगे और उसमें दूध की कुछ बूंदें डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि जो दूध की बूंदें हैं वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती हैं, इसलिए ये मिश्रण हमें समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये समांगी नहीं होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है। कोलॉइड कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार की तुलना में छोटा होता है, इसलिए ये हमें आंखों से भी नहीं दिखते हैं। और इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उनको कोलॉइडल विलयन या कोलॉइड विलयन कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी बोला, कोलॉइडल कणों का आकार छोटा होता है इसलिए वह आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन जब इन कणों के बीच में से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। और प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है, क्योंकि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी तो उसी के नाम पर इस प्रभाव का नाम रखा गया। और इसका उदाहरण हमने देखा भी है, जब किसी पैक कमरे में एक छोटे से छेद से लाइट या प्रकाश की किरण अंदर आती है तब हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जो प्रकाश की किरण उस छेद से आती है वह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा फैल जाती है। और किसी घने जंगल में सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ भी हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। इसी प्रयोग की सहायता से हम कोलॉइड विलयन के गुणधर्म लिख सकते हैं। नंबर 1, ये एक विषमांगी मिश्रण होता है जैसा कि हमें पता ही है। दूसरा, कोलॉइड के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, आंखों से नहीं देख सकते हैं, यह भी हमें पता है। तीसरा, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, ये भी हमने देख ही लिया है। चौथा, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। और लास्ट, इनको किसी छानने विधि या मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एक स्पेशल विधि होती है, उसके द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। इसको हम अपने आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे जो हमारा विलयन था वह विलेय और विलायक 2 पदार्थों से बन रहा था, ऐसे ही जो कोलॉइडल विलयन होता है वो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। तो हम अब देखते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलॉइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो जैसे विलेय घुलने का काम कर रहा था, इसी तरह कोलॉइडल विलयन में जो घुलने का काम करता है उसको परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। और दूसरा, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है, एक तरह से समझे तो उसमें घुलता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। समझने के लिए इनकी तुलना विलेय और विलायक से करें तो जो विलेय होता है वह यहाँ पर परिक्षिप्त प्रवस्था है और जो विलायक होता है परिक्षेपण माध्यम है।
तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्रियाकलाप 2.2 पर, जिसको कि हमने पहले छोड़ दिया था। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले कक्षा को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, ए बी सी और डी। जो ग्रुप ए है उसको हमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देने हैं, और जो बी है उसको कॉपर सल्फेट का पाउडर देना है। तीसरे वाले ग्रुप सी को चौक का पाउडर या गेहूं का आटा कुछ भी दे सकते हैं, और जो हमारा ग्रुप डी है उसको दूध या स्याही की कुछ बूंदें दे सकते हैं। अब हम चारों ग्रुप को इसका मिश्रण तैयार करने के लिए कहेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो ग्रुप ए है हमारा उसको विलयन प्राप्त होता है, क्योंकि पानी में कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, और उनको थोड़ी देर छान छोड़ने पर भी वो ज़मीन पर नहीं बैठते हैं, मतलब उसके बॉटम में नहीं बैठते हैं। और ऐसे ही ग्रुप बी है हमारा, उसको कॉपर सल्फेट देते हैं तो कॉपर सल्फेट भी पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है और उसके कण नहीं बचते हैं, मतलब एक तरह का समांगी मिश्रण है। और जो हमारा ग्रुप सी है उसको हमने चौक या गेहूं का आटा दिया था। तो जैसा हमने पढ़ लिया है, चौक का जो चूर्ण होता है वो परिक्षेपित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और उनको थोड़ी देर छान छोड़ने पर वो बॉटम में बैठ जाते हैं। इसलिए जो हमारा ग्रुप सी है उसको एक निलंबन मिलता है। और इसी प्रकार जो हमारा ग्रुप डी है उसको हमने दूध दिया था, और हमने अभी जस्ट पढ़ा है ये एग्जाम्पल करके। तो जो हमारा ग्रुप डी है उसको कोलाइडल विलयन प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।